अरे तू बदतमीज होगा, तेरा बाप बदतमीज होगा। आप पे मत आइए, तू बदतमीज होगा, तेरा संस्कार बदतमीज है। शर्मा जी, क्या तरीका है बात रखने का? तू तरह क्या होता है? बदतमीज किसी को बोल सकते हैं? तू तरह क्या होता है? आप रोकिए उनको। तू तरह क्या होता है? मुझे उनको सबके सब चोर है साले। पिक्चर चालू करो बे। ये हमेशा जब भी इतिहास के पन्ने खोलते हैं तो इन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। इनका जो अतीत है वो इतना काला रहा है, इतना आपराधिक अतीत रहा है कि ये उस इतिहास को बदलना चाहते हैं। योगी जी ने 3 बिंदु उठाए, मैं तीनों बिंदु चाहता हूँ। पहली बात तो गाली गलौज करने वाला आदमी तो अपना अतीत देख। गाली गलौज करने वाला आदमी को चुप करो। चित्रा जी इस बदतमीज आदमी को चुप करो। हाँ, मैं जानता हूँ तू गाली गलौज करेगा। चित्रा जी, तेरी औकात इतनी है मां। चित्रा जी मैं बोलूं, ब्राह्मणों को गाली देगा, तू जाट गुजरों को गाली देगा। एक सेकंड, यही करे। प्लीज एंकर स्टूडियो में रोमाना इसार खान में बैठी हुई हूँ भाटी साहब, ठीक है? के शर्मा जी जरा सा रुकिए, भाटी साहब अपनी बात रखिए और संयम के साथ प्लीज अपनी बात रखिए। और बीच में प्लीज एक दूसरे को टोकिए मत। प्लीज बीच में एक दूसरे को टोकिए मत प्लीज। आइए भाटी साहब, अपनी बात रखिए संयम के साथ। आइए प्लीज आइए। कि कहीं अभी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, मैंने तो शुरुआत ही करी बोलनी। इसने गाली गलौज शुरू कर दी इस आदमी ने, बदतमीज आदमी ने। शर्मा जी प्लीज, तो क्या ऐसा सोच बोलेगा? आप बोल रहे थे बीच में किसी ने। सर एक सेकंड प्लीज, क्या तू तरह आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। भाटी जी भी सुन रहे हैं सर। अब तू तड़ाक मत कीजिए, तू तड़ाक मत कीजिए सर, तू तड़ाक मत कीजिए सर प्लीज। क्यों नहीं बोलूं मैं? प्लीज सर, तू तड़ाक मत कीजिए सर, तू तड़ाक मत कीजिए। जो ब्राह्मणों को गाली दे रहा है सर, जो जाट गुजरों को गाली दे रहा है, सब लोगों को बैठ नहीं सकता है आदमी। अरे तो भैया तू गुंडागर्दी होगा, गुंडा अपने घर का। सर ये क्या जबान है? तू तड़ाक वाली, ये क्या जबान है सर? तू गुंडा कह रहे हैं, गुंडा कह रहे हैं आप किसी को, तू तड़ाक कर रहे हैं। ये कौन सी जबान है सर? ये कौन सी जबान है? राजकुमार भाटी जी का कनेक्शन कट चुका है, पहले कनेक्ट करवाइए, पहले कनेक्ट करवाइए राजकुमार भाटी को, उसके बाद मैं आ रही हूँ राजकुमार भाटी जी के पास। लेकिन रहा नहीं जाता। उससे पहले मैं प्रोफेसर रविकांत आपके पास आ रही हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता है, और जवाब दीजिए जो सवाल यहाँ पर के शर्मा जी ने पूछा था कि कांग्रेस पार्टी जो हिंदू महासभा को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है, तो अगर वो इतनी ताकतवर थी फिर तो सावरकर साहब को बनना चाहिए था देश का पहला प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे बन गए? जवाब दीजिए। हाँ, सावरकर का तो मैं बता देता हूं। जब ब्रिटिशर्स यहां से जा रहे थे तो सावरकर का स्टेटमेंट है कि इस देश को लोकतंत्र मत बनाइए, भले ही नेपाल के राजा के अधीन कर दीजिए। तो इनकी मानसिकता तो इस देश को राजतंत्र बनाने की थी, और ये बिल्कुल ठीक कहा के शर्मा जी ने, मैं सहमत हूं कि उनकी वो हैसियत नहीं थी। और ये जो विभाजन है, विभाजन भी देश के 2 हिस्सों में था, केवल बंगाल में और पंजाब में। समूचा देश कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ था। और जो ये कहते हैं ना कि साहब महासभा इतनी, हम बता दें इनकी क्या हैसियत थी। 1952 में इलेक्शन हुआ था और नेहरू जी किसी के मेहरबानी पर प्रधानमंत्री नहीं बने थे, इस देश के लोगों के नागरिक अधिकार से बने थे। 1952 के इलेक्शन में राम राज्य परिषद, बात तो सही है। जनसंघ और हिंदू महासभा, ये 3 पार्टियां चुनाव लड़ी थी जो हिंदूवादी पार्टियां थी, और तीनों को कुल मिलाकर के 10 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने बंपर जीत हासिल की थी। उस समय के 22 करोड़ मतदाताओं ने कांग्रेस को बहुमत दिया था। ये कांग्रेस पार्टी से टकराएंगे, ये कांग्रेस पार्टी से टकराएंगे। इनको खारिज कर दिया था देश के लोगों ने, और देश के लोगों ने कांग्रेस का लोगों पर इतना प्रभाव था, इस देश के लोगों ने संविधान को पसंद किया था, इस देश के लोगों ने प्रोफेसर रविकांत, मेरी आवाज आपको मिल रही है तो इस बात का जवाब दीजिए ना कि जब कांग्रेस का लोगों पर इतना प्रभाव था, लोगों के मन में कांग्रेस बस रही थी, तो फिर हिंदू महासभा को आप कटघरे में खड़ा क्यों कर रहे हैं? इसका कोई जवाब देगा या नहीं देगा? रियासतों को एक किया था, कोई जिन्ना कोई सावरकर, ये नहीं तोड़ सकता। मुझे लगता है प्रोफेसर रविकांत का कनेक्शन कट गया, उनको मेरी आवाज नहीं मिल रही। राजकुमार भाटी जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? ये सरदार पटेल करके, राजकुमार भाटी जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे बोलने को दीजिए। राजकुमार भाटी जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? राजकुमार भाटी जी को अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? लेकर आइए मेरे साथ स्क्रीन पर आइए। राजकुमार भाटी जी मुझे तो मिल रही है, मेरी आवाज आपको मिल रही है? देखिए जो मैं बोल रहा था, ये जो 3 बिंदु उठाए योगी जी ने, कि एक तो मोदी जी प्रधान उस समय होते जब देश आजाद हुआ था तो और जल्दी हो जाता, देश आजाद ही नहीं होता। ये लोग किन्हीं उद्योगपतियों की चमचागिरी के लिए अंग्रेजों से दलाली करते, अंग्रेजों से कमीशनखोरी करते, और करी इनके पूर्वजों ने। दूसरे उन्होंने योगी जी ने एक बड़ी हास्यास्पद बात कही है, क्योंकि उन्हें इतिहास का ज्ञान तो है नहीं, पढ़ते लिखते तो है नहीं, कि नेहरू और गांधी ने शासन करने के लिए कांग्रेस बनाई। नेहरू और गांधी ने कांग्रेस नहीं बनाई, थोड़ा इतिहास पढ़ लेना चाहिए। नेहरू और गांधी बहुत बाद में आए हैं कांग्रेस में। कांग्रेस एक स्वतंत्रता सेनानियों का संगठन बन चुका था तब तक। देश की तमाम जो आजादी पसंद आवाम थी, जो आजादी चाहती थी, वो सब कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी। और इन्होंने कहा कि उन्होंने प्रॉपर्टी इकट्ठी करी। अरे कांग्रेस ने तो 60 साल का राज किया इस देश पे, अब तक उनका दफ्तर किराए की बिल्डिंग में चल रहा है। आपने तो 10 साल के अंदर पूरे देश में 5 स्टार दफ्तर खड़े कर दिए। आपने हर स्टेट में, हर जिले में और दिल्ली में जितना शानदार आपका दफ्तर है, इतना कभी अंग्रेजों का भी नहीं रहा होगा। तो किस मुंह से आप कहते हो?
अब मैं उस सवाल का जवाब भी देना चाहता हूं जो बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से उठाया जा रहा है, क्या इतनी हैसियत नहीं थी? इनकी हैसियत जनता में तो नहीं थी, लेकिन जहर तो बोल रहे थे, विचारधारा का जहर तो बोल रहे थे। अंग्रेज क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इन दोनों का दुरुपयोग कर रहे थे। मुस्लिम लीग भी अंग्रेजों के द्वारा खड़ी की गई थी, उसे फाइनेंस करते थे, और हिंदू महासभा आरएसएस भी अंग्रेजों के द्वारा खड़ी की गई थी, अंग्रेज इन्हें फाइनेंस करते थे। 60 रुपए महीना काहे का लेते थे सावरकर अंग्रेजों से? उस समय जिस समय प्राइमरी टीचर की सैलरी 15 रुपए महीना होती थी, 4 प्राइमरी टीचर के सैलरी के बराबर हर महीने अंग्रेज क्यों देते थे उन्हें? इसलिए देते थे कि हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ, देश में सांप्रदायिक माहौल पैदा करो। विभाजन पहले मनों में होता है, दिलों में होता है, तब नक्शे पे होता है। इन्होंने लोगों के दिलों में विभाजन पैदा करने का षड्यंत्र किया और उसमें ये काफी हद तक कामयाब रहे, और आज भी ये दोबारा देश को दूसरे विभाजन की ओर ले जा रहे हैं। आज फिर ये हिंदू मुसलमान को ऐसे ही बांटते हैं, जहां से कावड़िया निकलेंगे वहां मुसलमानों की दुकान नहीं होंगी, और मुसलमान मीट की दुकान नहीं खोलेगा, अंडे की दुकान नहीं खोलेगा, फिर विभाजन की ओर ले जा रहे हैं। ये हुई ना बात। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है प्रोफेसर विशाल मिश्रा, और जरा प्रोफेसर विशाल मिश्रा से हम ये जान लेते हैं। आप एक पक्ष से करा रही हैं सर, मैं एक पक्ष से नहीं करा रही हूँ, प्रोफेसर विशाल मिश्रा के पास में जा रही हूँ। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमें इतिहास या हाइपोथेसिस किस आधार पर इन तमाम बातों का आकलन करना चाहिए? मतलब आज जो कहा जा रहा है कि अगर तब मोदी जी होते तो देश का विभाजन नहीं होता, ये इतिहास की कैटेगरी में आएगा या हाइपोथेसिस की कैटेगरी में आएगा? और हाइपोथेसिस लगाकर हम हासिल क्या कर लेंगे सर? देखिए रोमाना जी, विभाजन की विभीषिका वो इतिहास की सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, ना उस पर पर्दा डाला जा सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये विभाजन क्या अपरिहार्य था? अंग्रेजों का जाना तो रोमाना जी अपरिहार्य था, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह विभाजन होना अपरिहार्य था? इसका उत्तर यदि आप तत्कालीन परिस्थितियों को देखें, जो डेवलपमेंट हुए उनको देखें, तो स्वतः मिल जाएगा। क्योंकि होता क्या है रोमाना जी कि अपनी अनुकूलता के हिसाब से इतिहास के तथ्यों को पेश कर देना बड़ा अच्छा होता है। जो आपको सूट करे आप उसको पेश करें, जो ना सूट करे उसको आप ना पेश करें। सही बात। मैं 2 मिनट दीजिएगा, मैं जितनी बातें हुई मैंने सबको सुना है, मैं केवल फैक्चुअल उत्तर दूंगा, बाकी ना इधर की बात ना उधर की बात। तय करे जनता और तय करें आप और आपके दर्शक कि क्या फैक्ट है। पहला सवाल, 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनती है तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि हिंदू एंड मुस्लिम आर द टू आइज ऑफ ए नेशन, दे कैन नॉट सिट ऑन ए सिंगल थ्रोन? सैयद अहमद खान। उसकी प्रतिक्रिया में और क्या बनाया था? एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल एसोसिएशन। फिर क्या बनाया? यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन। कब बनाया? 87 और 88। सावरकर जी का नाम लिया जा रहा है ना यहाँ पे, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी का 2 नेशन थ्योरी के लिए। अरे जो ये इतिहास बता रहे हैं वो फिर अपनी अनुकूलता के हिसाब से बता रहे हैं। उनसे पूछिए कि मेरठ के सेशन में, अधिवेशन में सैयद अहमद खान ने भाषण देते हुए कहा था कि नहीं कहा था? बड़ा हरामी हो बेटा। पूछिए उनसे। यहाँ चैनल पर बैठकर झूठ बोलने के आदि हैं आप, अपने आप को इतिहासकार कहते हैं। दूसरी बात, मुस्लिम लीग बनती है 1906 में रोमाना जी, मिंटो देता है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का ऑफर शिमला में। मेरा सवाल यह है, कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ के सेशन में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, पृथक निर्वाचक मंडल क्यों स्वीकार किया? क्यों किया लखनऊ पैक्ट? इतनी तुष्टीकरण की क्या आवश्यकता थी? आज वही तुष्टीकरण का बीज पुष्पित पल्लवित होकर विभाजन की विभीषिका आज हम लोग मना रहे हैं। सवाल उठता है इससे कौन इस फैक्ट से रोमाना जी मुंह मोड़ेगा? 1900 सैयद अहमद खान का हिंदू और मुसलमान इस राष्ट्र की 2 आंखें हैं, वो एक गद्दी पर नहीं बैठ सकती। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग का बनना, 1916 के लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस का सेपरेट इलेक्टोरेट स्वीकार कर लेना, और उस समय जब कांग्रेस हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी तो काहे नहीं जनमानस तैयार किया गया? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। कि विभाजन ना होने पाए उसके लिए किताब पढ़नी पड़ेगी इन लोगों को, और कहिएगा लियोनार्ड मोसोली की बुक द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज जाके पढ़ ले। क्या कर रहे थे पंडित नेहरू जी, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 10 मई 1947 तक शिमला में? पूछिए ना इनसे, उसकी तबिया में क्या लिखा है। और रही बात यहाँ पे कहते हैं कि आरएसएस, अरे सुनिएगा भाटी साहब, आप लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आर से दिक्कत है क्योंकि वो राष्ट्रीय है ना। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं रोमाना जी, जब परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार आदि से संचालक ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की संघ की, उससे पहले वो असहयोग आंदोलन से पहले कांग्रेस की समिति के मेंबर थे और उन्होंने कांग्रेस के नागपुर सेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिया। कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। 9 साल बाद 1929 में लाहौर में वही प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तो पंडित नेहरू जी ने जब टेस्ट बी डेस्टिनी की बात की थी तो क्या वो रागी था उसमें?
जब प्रतिज्ञा ली गई थी पूर्ण स्वराज की, नहीं ना। आगे बढ़िए। असहयोग आंदोलन के बाद वो जाते हैं अरविंदो घोष जी के पास कि आप बोले दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालिए। वो कहते हैं नहीं, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, जंगल सत्याग्रह करते हैं। पूछिए इनसे किया कि नहीं किया। और पहला राष्ट्रद्रोह का मुकदमा किस पर चला? परम पूजनीय आद्य सर संघचालक डॉक्टर हेडगेवार जी पर। तब उन्होंने अपनी खुद पैरवी की थी, जिसको सुनकर ब्रिटिशर्स ने कहा था कि यदि अदालत में इतना रोष है तो सड़क पर क्या होगा। और जब छूटे तो यही पंडित नेहरू जी के पिताजी श्री मोतीलाल नेहरू जी ने उनका स्वागत किया था। और यहाँ पर बैठकर बोल रहे हैं कभी नाखून भी नहीं कटाया। आगे बढ़िए, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करिए। क्विट इंडिया मूवमेंट में इनसे पूछना कि सरकार वाह, जीएम हुद्दार, नागपुर के सर संचालक अप्पा साहब हल्ले, सिरपुर के बाबूराव वैद, सर सेनापति मार्तंड राजो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? और एकमात्र व्यक्ति जो असहयोग आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मारे गए, जिनको अंग्रेजों की गोली लगी, एकमात्र स्वयंसेवक थे बालाजी रायपुर। पूछना इनसे, नाखून नहीं कटाए, केवल नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। तो ही नाखून कटाए हुए। और सुनिए, उनकी बात कर रहे हैं जिनके लिए आनंद भवन में रसोइया खाना बना के लेके आता था, है? और यहाँ पर झूठ बोलते हो, तुम स्वतंत्रता आंदोलन में रहे हो। ये वही कांग्रेस है जो वो कांग्रेस थी। गांधी जी ने क्या कहा था कि अब इस कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो। नहीं प्रोफेसर मिश्रा, मुझे लगता है आपने जिस अंदाज में अपनी बात रखी है तो ये कहना बनता है प्रोफेसर रविकांत, ये तो कांग्रेस की बखिया उधेड़ कर रख दी इन्होंने। नहीं